नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से डिमांड चल रही थी कि सर यूपी पीसीएस मेंस में एक बेहतरीन आंसर कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे टिप्स बताऊँगा जिससे आपका आंसर बेहतरीन हो सकता है। अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे तो अगले 5 से 6 महीने के अंदर आप बेहतरीन आंसर लिखना शुरू कर दोगे। वैसे भी 99% लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आप अकेले नहीं हैं, बस कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं एक बेहतरीन आंसर में, वो सब मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। बहुत अच्छा वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एक सबसे बड़ी बात, जो पॉइंट्स बताऊँगा वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक सच भी बताया है मैंने यहाँ पर, जो आप थंबनेल में देख रहे हो, कि जब आप मेंस का आंसर लिखते हो तो बहुत संभव है कि एग्ज़ामिनर आपका क्वेश्चन या आपका जो उत्तर है पढ़े ही ना। आपका आंसर जो आपने लिखा है, बड़ी मेहनत से लिखा है, वो एग्ज़ामिनर पढ़े ही ना, ऐसा बहुत संभव है और ये बात मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ और इसके पीछे 2 कहानियाँ मेरे पास हैं। पहली कहानी है सन 2015-16 के आसपास की बात है, बल्कि और भी बाद में होता रहता था, उससे पहले भी बाद में, लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, उस समय यूपी पीसीएस ने य स्टूडेंट से ये नहीं पूछा कि भई आप कौन से माध्यम में लिखते हो? इंग्लिश में लिखते हो कि हिंदी में लिखते हो? प्री हुआ, मेंस हो गया, कुछ लोगों ने इंग्लिश में लिखा, कुछ लोगों ने हिंदी में लिखा, सब कुछ हो गया। उसके बाद रिज़ल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, जो प्रोसेस होता है। अब कमीशन को यही नहीं पता कि भाई कौन-सा बच्चा जो है इंग्लिश का स्टूडेंट है, कौन-सा बच्चा हिंदी का स्टूडेंट है। तो वो कैसे डिफरेंशिएट कर पाया? कैसे चीज़ें बदल सका, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। दूसरी बात, बीच से खबर निकल के आई कि जो हिंदी वाला टीचर था शायद उसी ने कॉपी चेक कर ली इंग्लिश की। अब ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन ये बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है पीसीएस के अंदर। फिर एक चीज़ और भी कहानी आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आती है यूपीएससी की, इनफैक्ट आईएएस की आती है। एक बहुत बड़े आईएएस के नामी व्यक्ति हैं, जो आईएएस की किताबें भी लिखते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप आंसर्स कैसे चेक करते हो? वो आईएएस के आंसर चेक करते हैं, मतलब यूपीएससी कमीशन में। तो उन्होंने बोला कि मैं आंसर पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं आंसर पढ़ता ही नहीं हूँ, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कोई बंदा ऐसा होगा जिसका मैं आंसर पढ़ता हूँ, नहीं तो अमूमन मैं आंसर पढ़ता ही नहीं हूँ। ये बात पुरानी बात है ये, पुरानी बात है ये। पढ़ता ही नहीं हूँ। अब बिना पढ़े आंसर कैसे देते हैं आप? बिना प पढ़े पढ़े नंबर कैसे देते हैं आप? तो उन्होंने कहा देखिए, पहले क्या होता था, 2000 पीसीएस की बात भी करते हैं, 2000 आईएएस में 2013 से पहले और पीसीएस में 2018 से पहले। क्या होता था कि 15 से पहले, कि आपके जो 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन लिखने होते थे, तो आप अपना जो बेस्ट आंसर होता था पहले लिखते थे, उसके बाद जो आपको आता था उसके बाद सेकंड लिखते थे, फिर थर्ड लिखते थे और फिर ऐसे करके जाते थे। ठीक है? आप आगे-पीछे कर सकते थे। तो एग्ज़ामिनर ने कहा कि चूँकि मैं पहला जब आंसर पढ़ता हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ कि इस बंदे ने ये बेस्ट आंसर लिखा है अपना। ये आंसर बेस्ट लिखा है और उस आंसर के बिहाफ़ पे मैं समझ लेता हूँ कि उस बंदे की क्वालिटी क्या है। जैसे मान लो 10 में से 6 नंबर उसको पहले आंसर मिलने चाहिए, तो धीरे-धीरे करते-करते 60% नंबर दिए पहले वाले को, फिर दूसरे पे 50, फिर 40, 30 करके दे देते हैं ऐसे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये ठीक है, थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मान के चलिए कि एग्ज़ामिनर आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। मैं कई बार अपने वीडियोज़ में मैंने बोला कि भई एग्ज़ामिनर आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। आपको कंपेल करना है उसको कि भैया मेरा आंसर पढ़ो, नहीं तो यार फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पीसीएस बनो, ना बनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, वो ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, जिससे जो कि कंपेल करेगा, फ़ोर्स करेगा एग्ज़ामिनर को कि आपका आंसर पढ़ सके। अन्यथा आप कितना भी अच्छा लिख के आओगे, आपको लगेगा कि आप पीसेस क्रैक कर रहे हो, बट वो जब एग्ज़ामिनर पढ़ ही नहीं रहा, तो यार वो क्या नंबर देगा आपको। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। पहला ध्यान देना है आपको रेंज के ऊपर। देखिए, पीसीएस या आईएएस दोनों में रेंज मैटर करती है। कोई भी क्वेश्चन जब आता है, उसकी एक रेंज होती है। रेंज की अगर बात करते हैं, तो कोई भी मुद्दा होगा, उसके पॉलिटिकल इश्यूज़ होंगे, उसका हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इशू होगा, कुछ राजनीतिक इशू होगा, कुछ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कुछ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ठीक है? या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। 5-6 पॉइंट ऐसे होते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि जितनी हो सके आपको रेंज कवर करनी है। आपको रेंज, एक बेहतरीन रेंज लेकर आना है। मैं थोड़ा-सा और ऊपर कर देता हूँ उसको, तो ऐसा दिखा हुआ है इसके अंदर। पहला आंसर देखिए कि आपको रेंज कवर करनी है। जितनी ज़्यादा रेंज कवर करेंगे, उतना बेहतरीन आंसर दिखता है आपको। अब रेंज कैसे कवर करोगे? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आपको, और हो सकता है एक से ज़्यादा सोर्स पढ़ने पड़ें। जो आप नोट्स तैयार कर रहे हो, तो वो सफिशिएंट ना हो, तो ध्यान रखिए कि अगर जो नोट्स पढ़ रहे हो, वो उसने सारी रेंज कवर की है कि नहीं की है।
4-5 ही रेंज होती हैं। इसका हिस्टोरिकल रेंज होती है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल, 4-5 चीज़ें होती हैं, इस पे ध्यान रखना है आपको। तो आपको रेंज पूरी कवर करनी है, एक चीज़। दूसरा पॉइंट आता है कि आपका आंसर बैलेंस होना चाहिए। क्या मतलब है इसका बैलेंस का? देखिए, कई बार सवाल पूछा जाता है कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया कि अ, आप वुमेन एम्पावरमेंट से क्या समझते हैं और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? अब 2 क्वेश्चन आ गए इसके अंदर। अब जब एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 पॉइंट्स वो पूछ रहा है, तो कोशिश करनी है कि आपको बैलेंस देना है। अगर मान लो एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी हैं, तो कोशिश करना है कि आपका आंसर 50-50% पे चला जाए। नहीं 50 आ रहा तो 60-40 तो एटलीस्ट चला ही जाए, ठीक है? तो बैलेंस आपको करना है। ऐसा ना हो कि आपने एक पक्ष तो बहुत ज़्यादा कवर कर लिया और दूसरा पक्ष कवर ही नहीं कर पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको बैलेंस करना है। एक चीज़ मेरे साथ हुई थी और जो सबके साथ होती है। देखिए, होगा क्या, जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा तो समय बहुत कम होगा। अब समय कम होगा तो आप फटाफट रीड करते हो और फिर आंसर लिखना शुरू कर देते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन गलत रीड करते हो, गलत इंटरप्रेट करते हो, मतलब गलत तरीके से पढ़ते हो और गलत तरीके से समझते हो उसको, और बट आप आंसर लिखना शुरू कर देते हो। 2016 में सोशल वर्क में एक क्वेश्चन आया, चूँकि 3 क्वेश्चन आते हैं, एक ही पार्ट के 3 क्वेश्चन होते हैं। मैंने फर्स्ट पढ़ा, दूसरा बी और सी दोनों पढ़ लिए, क्योंकि बी और सी थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा थोड़ा घुमा के आया था, तो मैं समझ रहा था दोनों क्वेश्चंस को कि कैसे लिखा जाए, अपने दिमाग में फ्रेम कर रहा था। और जब मैंने आंसर बी लिखना शुरू किया और आधा मैंने पन्ना मैं लिख लिया, आधा पौना पन्ना पढ़ लिया, तो मैंने एक नज़र मेरी क्वेश्चन के ऊपर गई। क्वेश्चन के ऊपर गई तो मैं देखा, अरे यार! ये क्या? मैं तो सी पॉइंट का, सी क्वेश्चन का मैं आंसर बी में लिख रहा हूँ। अब मेरा दिमाग खराब। अच्छा, अब क्या होता है कि स्पेस आपके पास लिमिटेड होती है, जगह होती नहीं है आपके पास। काटा मैंने उसको, स्पेस चली गई आपके पास। दूसरी बात है, आपका टाइम चला गया, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है। उसके बाद मैंने आंसर लिखा। जब फाइनल सिलेक्शन का वक़्त आया, जब मेरा पॉइंट 8 नंबर से रुका, तो मैं आज भी सोचता हूँ कि शायद वो जो गलती मुझसे हो गई थी, तो मैं बी की जगह सी का क्वेश्चन आंसर लिख दिया था, शायद ऐसा तो नहीं कि वो उसकी वजह से हुआ है। तो ये आपके आता है, जब आप असफल होते हो तो चीज़ें आप वो चीज़ों पे अब ध्यान जाता ही है। ठीक है? तो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो आएगा उसको बार-बार पढ़िएगा, बार-बार पढ़िएगा, हर बार पढ़ते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस सामने रख के पढ़ेंगे, आंसर देंगे तो आप दाएँ-बाएँ नहीं जाओगे, बिल्कुल जो पूछा आ रहा है उस पे लिखोगे आप। जो पूछा आ रहा है उस पे लिखिए, प्लस जितना पूछा आ रहा है उतना लिखिए आप। सबको बराबर से टाइम और स्पेस दीजिए सबको। तो आपका आंसर बैलेंस होना चाहिए। तो आपने रेंज कवर कर ली और अपने आंसर बड़ा बैलेंस कर दिया। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, प्रूफ़। प्रूफ़ क्या है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पिछले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताता था कि भाई आप अपना आंसर स्टार्ट करो तो कोई डेटा दे दो, ठीक है? कोई आपने मैप बना दिया, कोई डेटा दे दिया, तो डेटा आपने लिख दिया, उस वो ठीक है, लेकिन आपको सोर्स देना ज़रूरी है कि आपने वो डेटा कहाँ से उठाया है। आपने कोई रिपोर्ट आपने सरकार की मेंशन की है कि सरकार ने ऐसा कहा है, तो ये लिखा है कि भाई इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 45 साल से 45 साल में सबसे ज़्यादा हो गया है। तो किसने कहा है? सोर्स क्या है? नीति आयोग ने कहा है या वर्ल्ड बैंक ने कहा है, किसने कहा है? दोस्तों, प्रूफ बहुत मैटर करता है, बहुत बहुत मैटर करता है। चाहे आप अपना ऑप्शनल आंसर लिखो, चाहे जीएस का आंसर लिखो, कोशिश करो कि हर चीज़, हर बात को आप प्रूफ के साथ करो। आप एटलीस्ट 2-4-5 प्रूफ तो करिए, 3-4 प्रूफ तो कर ही दो आप। जो आप कह रहे हो, अगर आप प्रूफ के साथ बोल रहे हो कि भाई फला बात, अगर वुमेन एम्पावरमेंट बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल फला आर्टिकल में लिखा गया है, ऐसा हिंदुस्तान में लिखा गया है, आप उस लाइन को लिखो, उसको एक्सप्लेन कर दो उस चीज़ को। या उस राइटर ने ऐसा बोला है अपनी किताब में, तो लिख दो अपना। या उस डेटा में ये चीज़ आई है, उस सरकारी रिपोर्ट में ये चीज़ आई है। जब आप ये अपना आंसर लिख देते हो, अपना प्रूफ कर देते हो, तो दोस्तों मान के चलिए कि आपका आंसर क्वालिटी वाला हो जाता है। तो जब अपने आंसर लिखेंगे, जो आप बात कहना भी चाहते हो, तो कोशिश करो कि जो आप कह रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि किसी राइटर ने या किसी ऑथर ने, किसी रिपोर्ट ने, किसी बहुत बड़े बुद्धिजीवी ने कुछ ऐसा बात कहा है, तो उसका कोटेशन यूज़ कर लो आप। जैसे कि मुझसे एक बात, जैसे मैं यूज़ करता हूँ कि जब भी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आता है, तो मैं नेहरू जी का कोट इस्तेमाल कर लेता हूँ कि भाई अगर समाज की स्थिति आपको जाननी हो, तो समाज में उस औरत की स्थिति क्या है, उससे उससे आप पता लगा सकते हो। तो ये नेहरू का कोट है। उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो आप प्रूफ करो इस चीज़ को कि भाई नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक किताब, अपनी किताब में लिखा हुआ है।
तो आपका आंसर में ज़्यादा प्रूफ होना चाहिए। जितना आंसर प्रूफ करेंगे उतना बेहतर आंसर दिखेगा, और प्रूफ हो जाता है। तो थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी है। जो बात लिखी जा गई है उसको देखो कि वो कोई किसी ऑथर या किताब में ऐसा कुछ मेंशन है। अगर मेंशन है तो उसको यूज़ कर लो, ठीक है? तो आपका आंसर रेंज आ गई, आपके आंसर बैलेंस आ गया, आपके आंसर प्रूफ आ गया। अब तीसरी चीज़ आती है आपके आंसर की लैंग्वेज। और लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लो ऑफ लैंग्वेज सबसे मुश्किल है। देखिए, आप शेक्सपियर नहीं हो, आप कालिदास नहीं हो, आप सूरदास नहीं हो, आपने बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन की है। इंजीनियरिंग वाले तो बहाना मार भी सकते हैं कि सर हमने ज़िंदगी भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी है, ठीक है, तो नहीं आता लिखना। और बीए वाले, उनकी भी हालत बड़ी ख़राब रहती है। वो एक दिन पहले के जो छोटी सी गाइड होती है उसका पढ़ के आंसर देते हैं। तो हमारे देश में आंसर राइटिंग का कोई बहुत बड़ा कल्चर नहीं है। 90% से ज़्यादा बच्चों को लिखना ही नहीं आता, ये तो सच है ये। तो लैंग्वेज उनकी है नहीं। फ्लो ऑफ लैंग्वेज, फ्लो मतलब धारा प्रवाह होना। आप जो लिख रहे हो वो एक फ्लो के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में बहुत मुश्किल भी है उनके लिए, खासकर जिन्होंने लिखना सीखा ही नहीं है, जिनको आता ही नहीं है। ये बाकी चीज़ें टेक्निकल हैं, आप चलो ठीक लिख लोगे, लेकिन ये थोड़ा-सा ना आपको ये लिटरेचर तक ले जाता है कि लिखने का स्टाइल होना चाहिए। फ्लो क्या होता है कि जो आपने सेंटेंस लिखा है, 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जो आप बात कह रहे हो, वो बात पिछले वाली बात से कनेक्ट हो और आगे वाली बात से भी कनेक्ट हो। अब जब ऐसे लिखते चले जाते हो तो आपका फ्लो बन जाता है। अब ये फ्लो बनेगा कैसे? सिर्फ एक तरीका है, या इनफैक्ट 2 तरीका है। 2 तरीका ये है कि पहला तरीका तो यही है कि आप ईश्वर से आपने ऊपर से कुछ पैदाइशी कुछ लेकर आए हो आप। कुछ लोग होता है पैदाइशी क्वालिटी होती है उनके अंदर, वो लिख लेते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड है, कर्म अच्छा किए थे पिछले जन्म में, इसलिए उनको इस जन्म में अच्छा उनको लिखने की कला मिल गई। आता कुछ नहीं है लेकिन लिख अच्छा लेते हैं। जितना आता है ऐसे मेरे कई जानने वाले हैं, आता कम है बट जितना आता उसको प्रेजेंट कर देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल जितना आता हो तो गलत लिखेंगे, जो नहीं आता उसको तो कूड़ा कर देंगे। अब उनके लिए क्या है? उनके लिए अब एक ही तरीका है कि वो प्रैक्टिस करें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। और लेकिन प्रैक्टिस भी कैसे करें भाई? कैसे करें प्रैक्टिस? मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, आप एक आंसर को 5 बार लिखो। जैसे आपके पास एक आंसर का बना हुआ है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर 2 पन्ने का आपके पास लिटरेचर रखा हुआ है आपके पास। किसी से आपने नोट कर लिया, नेट से नोट कर लिया, किताब से कर लिया, लिखा हुआ है, आपको लगता है ये बेस्ट है। आप एक बार पढ़ोगे उसको, आपने 2 बार पढ़ा, और 2 बार पढ़ने के बाद पहली बार अपना आंसर लिखो आप। जब आप आंसर लिखोगे पता लगेगा जो आपने पढ़ा है उसका मात्र 10% ही लिख पा रहे हो। आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद है, सेंटेंस तो याद ही नहीं है आपके अंदर का। आपने आंसर पढ़ा, आपको लगा क्या लिखा मैंने ये, अपने आप से घिन आएगी आपको, क्योंकि आपने जो आपके पास लिटरेचर है वो पढ़ा था तो कितना अच्छा लिखा था, जब आपने लिखा उसको तो बिल्कुल कूड़ा कर दिया। फिर क्या करो? फिर दोबारा पढ़ो लिटरेचर को, जो आपका मटेरियल है, दोबारा पढ़ो, 1 बार 2 बार पढ़ो, फिर जाओ आंसर लिखोगे। फिर जब आप आंसर लिखोगे तो देखोगे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया। पहले 10% जैसे मिल रहा था, अब 20% हो गया है। अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार सही जा रहा है। फिर आप आंसर लिखो, फिर आप आंसर मतलब मटेरियल के पास जाओ, फिर पढ़ो, फिर आप आंसर लिखो, फिर आप देखोगे अब और कनेक्ट हो गया है, अब आपकी ग्रामर और अच्छी हो गई, और आपका वोकैबुलरी अच्छी हो गई, अब आपका जो स्ट्रक्चर है आंसर का और अच्छा हो गया, आप ज़्यादा पॉइंट्स यूज़ कर रहे हो, अब आप कनेक्टिविटी अच्छा कर रहे हो, फ्लो अच्छा आ रहा है। तीसरे तक आते आते ये फीलिंग आ जाएगी कि आपका आंसर बढ़े जा रहा है। चौथे 5वें तक आते आते तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। जो आपका लिटरेचर था वैसा ही आंसर आप देखोगे अपने हाथ से लिखा हुआ। तो दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन तो करने हैं, पर इससे बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको बार बार लिखो आप, क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट 3 बार और बेस्ट रहे तो 5 बार तक तो आप एक ही आंसर को लिखोगे, तो आप देखोगे जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हो वो एग्जैक्टली आप लिख पा रहे हो, क्वालिटी आ रही है आपके आंसर में। देखिए ये थोड़ा रट्टाफिकेशन वाली बात है। या तो आपने पैदाइशी आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होते, अब आपने कुकर्म किए पिछले जन्म में भी, तो इस जन्म में तो आपको भगवान ने कुछ दिया नहीं आपको, तो अब आपको अपने हिसाब से मेहनत करनी है। अब आपको आंसर लिखना नहीं आता है तो बस आप रट रहे हो, मतलब चीज़ों को प्रैक्टिस कर करके अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका है। मैंने भी खुद ने भी ऐसा इस्तेमाल किया हुआ है, और जिन्होंने ये इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली भी है। तो आप अपने फ्लो पे ध्यान दीजिएगा, अपनी ग्रामर पे ध्यान दीजिएगा। जो इंग्लिश वाले लिखते हैं उनको ग्रामर पे ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं मांगते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, बेसिक स्पेलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, और वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। आईएएस के में थोड़ा ज़्यादा वोकैबुलरी मांगते हैं, लेकिन पीसीएस में अगर सिंपल वोकैबुलरी भी यूज़ कर रहे हो तो आप अच्छा लिख रहे हो।
बहुत अच्छी आपको वोकैबुलरी है, बहुत अच्छी आपको ग्रामर अच्छी है, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। राइटिंग जो है वो रीडेबल होनी चाहिए। मतलब आपके पास ये सब तो है, लेकिन अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत करेगा। इसलिए भैया थोड़ा-सा राइटिंग पे प्रैक्टिस कर लेना। अगर अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो कोई पढ़ेगा नहीं आपका। अगर आपकी बहुत बुरी राइटिंग है जैसे मेरी है, ठीक है? तो इसका मैंने क्या किया था कि चूँकि मैं भी इंजीनियर हूँ, तो बहाना-वहाना तो मेरा भी एक वो है कि जब राइटिंग ख़राब हुई तो देखा, कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि अगर आप 2 अक्षरों के बीच थोड़ा गैप दे रहे हैं ज़्यादा और थोड़ा-सा बड़ा कर रहे हैं अपने वर्ड को, तो राइटिंग थोड़ा रीडेबल हो जाती है, रीड करने के लिए ईज़ी पड़ जाता है। तो आप भी अपने, अगर बुरी राइटिंग है तो थोड़ा-सा गैप ज़्यादा दीजिए, थोड़ा अक्षर बड़े कीजिए। अक्षर एक-दूसरे को अगर घुस रहे हैं एक-दूसरे के अंदर, जैसे आपने लिखा व्हाट, WHAT व्हाट लिखा और एच डब्ल्यू में घुसा जा रहा है, ए टी में घुसा जा रहा है, तो थोड़ा देखो कि बस वो जो वर्ड है WHAT व्हाट है, तो वो दोनों सब अपनी-अपनी रेंज में रहें। बस 2-3 चीज़ें कर लोगे, राइटिंग थोड़ी-सी बेहतर हो जाएगी। अब बाकी ज़्यादा ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, लेकिन हाँ, इतना तो हो जाएगा कि वो पढ़ लेगा आराम से, वो पढ़ लेगा तो नंबर भी दे देगा आपको वो। ठीक है? तो हमने देख लिया, रेंज देख लिया, हमने बैलेंस देख लिया, प्रूफ देख लिया, लैंग्वेज देख लिया, और लास्ट है प्रेज़ेंटेशन। प्रेज़ेंटेशन बहुत मैटर करती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था, भाई देखो, आपका ना 3-4 लाइनें देख के आपका आंसर एग्ज़ामिनर अपने दिमाग में रख लेता है कि भैया इसको इतने नंबर देने हैं। तो शुरू की 3-4-5 लाइनें तो समझो कि आपका मतलब सबसे बेस्ट होना चाहिए आपका। जो भी आप करोगे शुरू में, बीच में कुछ भी करो यार, लिख देना कोई भी पिक्चर की कहानी, मतलब मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा-सा अगर उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब स्टार्ट अच्छा कैसे होगा आपका? स्टार्ट करो आप किसी कोटेशन से, कोई सवाल पूछा गया है तो सरकारी डेफिनेशन से, आर्टिकल से, इस तरह की चीज़ों से आप एक शुरुआत करो अपने आंसर की, जिससे कि एक फ्लो बनता है। साथ में फिर डेटा दे दो कोई अच्छा-सा, एक ग्राफ बना दो, कुछ मैप बना दो, ठीक है? शुरुआत के थोड़ा-सा पढ़ने में आप कोटेशन, डेफिनेशन, किसी महान आदमी का कुछ कहा हुआ, किसी किताब में कुछ अच्छा लिखा हुआ, कोई मैप, कोई आंकड़ा, डाटा, वो डाल दो जो थोड़ा-सा दिखने में मज़ेदार हो वो। इतना कर दोगे तो वो कंपेल करेगा एग्ज़ामिनर को कि भाई आपका आंसर, वो बाकी का आंसर रीड करे। अब आप बाकी का आंसर जो होगा, कोशिश करो कि पॉइंट्स में लिख डालो। अगर पॉइंट्स में नहीं लिख रहे हैं, वो पैराग्राफ वाला आंसर है, तो छोटे-छोटे पैराग्राफ इस्तेमाल करो आप। बड़े पैराग्राफ इस्तेमाल नहीं करने, छोटे पैराग्राफ इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? बड़े-बड़े सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करने, छोटे-छोटे सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं, ठीक है? तो सेंटेंस छोटे होने चाहिए, पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, हर बात को फटाफट लिखिए, फिर नई बात को स्टार्ट करना हो तो दूसरी पैराग्राफ में इस्तेमाल कीजिए। कितने भी पैराग्राफ इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन मैटर करती है, लास्ट में कंक्लूजन जरूर कर दीजिएगा, कंक्लूड कर दीजिएगा। कंक्लूजन 2-3 लाइनों का, 1 लाइन 2 लाइन में अपना जो आपने आंसर लिखा उसका कंक्लूड कीजिए। साथ में 1 लाइन के अंदर जो आप एक पॉजिटिव एक थॉट, अपना थॉट प्रोसेस चलाते हैं, जो अभी आप सोच रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो सकता है, वो आप 1 लाइन के अंदर एडवाइस के रूप में डाल सकते हो। तो प्रेजेंट शुरुआत आपने अच्छे से की, डाटा से किया, कोटेशन से किया, बाद में पॉइंटर्स वाला आंसर लिखा, बाद में आके नीचे आके कंक्लूजन कर दिया आपने। इस तरह से आपके आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो ये दोस्तों 5-6 चीज़ें हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। हो सकता है एक दिन में नहीं आएगा, मैंने ऐसा कहा कि आपको कम से कम 5-6 महीने का समय लगेगा। 5-6 महीने आप मेहनत करते हो, 100% आपका बेहतर आंसर होगा। मैंने कई स्टूडेंट मेरे ऐसे रहे हैं जिनको मैंने जब ये तरीका बताया, उन्होंने उसको फॉलो किया तो उनके अंदर आंसर सुधार देखने को मिला है। घबराइए नहीं, एक दिन में नहीं होगा, बट एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा। 5-6 महीने का समय लीजिए। 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं मेंस की, उनके लिए भी है, 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। आराम से समय लीजिए, 4-5 महीने, 3-4 महीने में तो आपको अपना आंसर में सुधार दिख जाएगा, आपकी सोच में, थॉट प्रोसेस में दिख जाएगा आपको। बहुत ज़्यादा विज़िबल हो जाएगा इसके अंदर। अपने आप को एग्ज़ामिनर के शूज़ में रख के डाल के देखिए। कहते हैं ना एग्ज़ामिनर के शूज़ में, हालाँकि एग्ज़ामिनर की जगह पे अपने आप को रख के देखिए और तब अपना आंसर इवैल्यूएट कीजिए कि वो आंसर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है क्या? अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो एग्ज़ामिनर को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर खुद नहीं पढ़ सकते, अपने घर वालों से रीड करवा लीजिए, अपने दोस्तों से रीड करवा लीजिए, नहीं तो जो टेस्ट सीरीज़ चलती हैं किसी टीचर से, उससे रीड करवा लीजिए। तो ये 5 पॉइंट हैं जो मुझे लगता है कि एक बेहतर आंसर में होना चाहिए। मैंने सब आप डिस्कस कर लिया। कोई और समस्या है तो फिर आप फ़ोन करके, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिखा ही हुआ है,
नंबर वगैरह आप उसमें बात कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ख़त्म करने से पहले एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये यूपीपीसीएस 2020 का भी है, 21 का भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट, आंसर राइटिंग सब कुछ आपको कराया जाएगा। आपको पूरी जिम्मेदारी आपकी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और इसकी फ़ीस है मात्र 999, यानी लगभग 1000 रुपये पर मंथ की फ़ीस है। आप मुझे 8317040152 पे कॉल करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, जो भी मैंने बताया है आपको सब आपको हेल्प की जाएगी इसके अंदर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, पसंद आया होगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा। कुछ सवाल हों आपके तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई कर दूँगा। अगर मुझे डिस्कस करना चाहते हैं कुछ बात को, कुछ डाउट्स को, तो आप इस नंबर पर जो 8317040152 पे कॉल करके डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी कोर्स की जानकारी तो मैंने आपको दे दी है इसके अंदर। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही है।